नमस्कार दोस्तों, मैं सी एस अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान सर्विस रूल का चैप्टर नंबर 3 जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस। ये जो चैप्टर नंबर 3 है उसके अंदर इंक्लूड है रूल 8 से लेकर रूल 23A तक, और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रूल 8 से लेकर रूल 20 तक के रूल का एकदम क्विक रिवीजन, बिल्कुल डिटेल के अंदर कंसेप्चुअल वीडियोस और डिटेल के अंदर एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन वीडियोस ऑलरेडी हमने अपने कोर्स के अंदर अपलोड कर दिए हैं। यदि आप हमारा जो कोर्स है टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट का, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारी जो ऐप है कॉमर्स मेरी जान ऐप, उसको डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हम हमारे कोर्स के ऊपर टाइम टू टाइम डिस्काउंट लेकर आते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो जितने भी जो डिस्काउंट्स हैं और जितने भी जो स्टूडेंट के जो बेनिफिट्स है, अगर आप इनकी जानकारी लेना चाहते हो तो जरूर से आप हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर जाइएगा, वहां पर कॉमर्स मेरी जान सर्च कीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर हम हमारे जो भी कोर्सेज से रिलेटेड जो भी डिस्काउंट वगैरह हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी पूरी की पूरी डिटेल हम वहां पर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा। तो आइए हम अपने वीडियो के ऊपर वापस से आते हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं रूल 8 से लेकर रूल 20 तक का एकदम क्विक रिवीजन। बिल्कुल हर एक पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा सा फटाफट, थोड़ा सा मतलब कि कह सकते हैं कि टाइम की गति को ध्यान में रखते हुए, है ना। तो देखिएगा, रूल 8 आता है आपका। रूल 8 किससे रिलेटेड है? रूल 8 है प्रोबेशनर ट्रेनी से रिलेटेड। रूल 8 किससे रिलेटेड है? आपके प्रोबेशनर ट्रेनी से रिलेटेड ये पॉइंट आपके क्लियर करता है। रूल 8 ए बोले तो एज, यहां पर यह एज बताता है आपकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट के समय की आपकी पहली नियुक्ति पर कितनी आयु होनी चाहिए। रूल 9 कहता है नो एंट्री। देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर आपको आरएसआर के अंदर 25 में से 24 क्वेश्चन अगर आपको सही करने हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने होंगे। कंसेप्ट आप हो सकता है कि कंसेप्ट मतलब कि लॉजिकल तरीके से याद कर सकते हो, उनको ट्रिक्स के साथ याद कर सकते हो, उनको बार बार रिवाइज करके भी आप उनको याद कर सकते हो, है ना। तो आपको इन तीनों का कॉम्बिनेशन करना है और उसके बाद में सबसे पहले तो रूल्स को याद कर रखने हैं, और उसके बाद में इनकी एमसीक्यू की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। हमारा टारगेट है कि हम हर चैप्टर के अंदर 100+ एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और बाद में जब पूरा का पूरा आरएसआर कंप्लीट हो जाएगा तो कम से कम 10 सेट में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो देखिएगा, विद ट्रिक्स हम यहां पर इनको याद करने की कोशिश करते हैं। रूल 9 बताता है नो है तो नो एंट्री। आपकी एंट्री नहीं है किसके अंदर? गवर्नमेंट सर्विस के अंदर। यदि आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि यार आपकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल सही है। रूल 10 और 11 आपका जो फॉर्म, जो मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होता है उसका फॉर्म होता है। रूल 12 आता है गवर्नमेंट सर्वेंट एग्जेम्प्टेड। देखो, 12 बोले तो बाहर, 12 बोले तो बाहर, है ना। 10 बोले तो यार बस हो गया, 10 बोले तो बस हो गया। इस मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट आपको दिया हुआ है इसको भरकर लेकर आओ, है ना। यानी कि यहां पर पूछा गया कि यार मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, तो आप कहते हो यार 10 मतलब बस हो गया, आप यह जो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है उसको आप बनाकर लेकर आओ। 12 बोले तो बाहर, है ना, बाहर हो आप। यानी कि कुछ ऐसे सिचुएशन आएगी जहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट को मेडिकल सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करने से उनको एग्जम्पशन मिल जाती है। और उसके बाद में आता है 13 आता है फंडामेंटल कंडीशन ऑफ सर्विस। फंडामेंटल कंडीशन ऑफ सर्विस कौन सा आता है? 13। अब देखो, 13 बोले तो 13, हिंदी में अपनी हिंदी सबसे बेस्ट होती है। 13 बोले तो 13 मतलब ये एक बार गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप चले गए तो तू खुद तेरा नहीं है। मतलब कि कहते हैं ना, सब मेरा नहीं भाई। तू अगर एक बार गवर्नमेंट सर्विस के अंदर चला गया ना तो तू खुद तेरा नहीं है। मतलब कि उसके बाद में गवर्नमेंट कहती है कि यार अगर आप एक बार गवर्नमेंट सर्वेंट बन गए तो आपके 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करना है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिफाइन करेगा। वो आपको 24 आवर्स में से कभी भी आपको आपकी जॉब के ऊपर बुला सकती है विदाउट एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन। ये आपके फंडामेंटल कंडीशन ऑफ सर्विस होती है। उसके बाद में 15 से लेके 19 तक आपके आता है लीन से रिलेटेड। लीन बोले तो आपका किसी पद के ऊपर पदाधिकार होना। लीन की
डेफिनेशन हमने ऑलरेडी कहां पर पढ़ रखी है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर, डेफिनेशन वाले चैप्टर के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। यानी कि जब भी कोई भी पद होता है उसके ऊपर अगर आपका पदाधिकार आ जाता है, मतलब कि उसके ऊपर आपका अधिकार आ जाता है, यानी कि आप सुबह उठोगे नहा धोकर फ्रेश होकर वहां पर उस ऑफिस के अंदर उस कुर्सी पर जाकर बैठने का अगर आपके पास अधिकार आ जाता है, दैट इज कॉल्ड पदाधिकार। उसके बाद में रूल 17 आता है सस्पेंशन ऑफ लीन, यानी कि पदाधिकार का निलंबन। रूल 18 के अंदर आता है आपका टर्मिनेशन ऑफ लीन, यानी कि पदाधिकार की समाप्ति। रूल 19 के अंदर आता है ट्रांसफर ऑफ लीन, यानी कि पदाधिकार का क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। रूल 20 के अंदर क्या होता है, रूल 20 के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट का ही क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां पर आप किस तरह से याद कर लोगे, जो 17 है वो क्या है, खतरा है, 17 है वो खतरा है, जहां पर आपका जो पदाधिकार होता है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, निलंबित हो जाता है। आइएगा, ये मैंने आपको बिल्कुल बड़े बड़े तौर के ऊपर सारे के सारे जो रूल्स है उनकी हेडिंग दे दी। हेडिंग क्यों दी सर जी, क्योंकि एग्जाम के अंदर 25 में से आप मान के चलिएगा 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही आते हैं जहां से आपको टाइटल दे दिया जाएगा, मतलब उस रूल का नाम दे दिया जाएगा और उस रूल का आपसे टाइटल पूछ लेगा, या फिर टाइटल दे दिया जाएगा, रूल का नंबर आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए आपको सभी रूल्स के जो टाइटल होते हैं उनके जो रूल नंबर होते हैं वो जरूर से आपको याद रखने हैं। रूल 8 किसके बारे में बताता है, रूल 8 बताता है आपको प्रोबेशनर ट्रेनी के बारे में। रूल 8 किसके बारे में बताता है, प्रोबेशनर ट्रेनी के बारे में बताता है। तो यहां पर ये कहता है कि 20 जनवरी 2006 के बाद में, 20 जनवरी 2006 से ये प्रोबेशनर ट्रेनी का कंसेप्ट आया था। कहता है कि 20 जनवरी 2006 के को या उसके बाद में जितनी भी जो अपॉइंटमेंट होगी ना, उसके अंदर आप स्टार्टिंग के जो 2 साल होंगे ना, वो एज एन प्रोबेशनर ट्रेनी क्या करोगे, काम करोगे। और एज ए प्रोबेशनर ट्रेनी आपको आपका ग्रेड पे वाली सैलरी ना मिलकर आपको सरकार के द्वारा निर्धारित जो भी फिक्स रेम्यूनरेशन होगा वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि यार मेडिकल ऑफिसर हो ना आप, तो मेडिकल ऑफिसर के केस के अंदर यहाँ पर आपको 1 साल का प्रोबेशनर ट्रेनिंग का टाइम पीरियड कंप्लीट करना है। 1 साल का क्यों करना है, क्योंकि 1 साल आपने ऑलरेडी आपकी जब इंटर्नशिप हुई थी ना, वहां पर आपने व्यतीत कर लिया था। मैं अगेन कह रहा हूं कि पूरा डिटेल के अंदर 1 लाइन को हमने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है हमारे कंसेप्चुअल कोर्स के अंदर, टीआर और जूनियर अकाउंटेंट वाले में। तो अगर आप बिल्कुल एक लाइन का डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हो तो आप जरूर से हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर मैं थोड़ा सा, क्योंकि नाम ही हमारे वीडियो का है कि हम यहाँ पर रिवीजन करवाने वाले हैं, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिवाइज करवाने वाला हूं। तो अगर आपने इसको पहले से पढ़ रखा है तो डेफिनेटली आपको ये चीजें समझ में आने लग जाएगी, है ना। जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं जनरल केस के अंदर, या फिर 1 साल कंप्लीट हो जाता है यदि आप एक मेडिकल ऑफिसर हो, तो आपको आपका जो मिनिमम पे स्केल होता है वो आपको मिलने लग जाता है आपकी पोस्ट का। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है और ये चेंजेस भी है, पहले ही है 12 थी। अगर आप कोई भी पुरानी किताब देखोगे तो वहां पर 12 लिखी हुई आएगी, और हो सकता है कि अभी भी किताबों के अंदर 12 लिखी हुई आए। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी प्रोबेशनर ट्रेनी को प्रोबेशनर पीरियड के अंदर 15 CL मिलने वाली है, 15 CL मिलने वाली है। यहाँ पर जितने भी जो चेंजेस होते हैं वो विथ नोटिफिकेशन हम उनकी PDF जो होती है, इन नोट्स की भी PDF प्लस जितने भी जो चेंजेस होते हैं उनके नोटिफिकेशन की PDF के साथ हम अपने नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को हमारे कोर्स के अंदर। यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रोबेशन के दौरान CL कितनी मिलने वाली है, 15 मिलने वाली है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बोले तो जब आपके पास कोई भी लीव नहीं रहती है तब आपको जो लीव मिलती है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। वहां पर वो आपको मिल सकती है 3 महीने से लेकर 1 साल तक की। इसके अलावा एक प्रोबेशनर ट्रेनी को उसके प्रोबेशन काल के दौरान किसी भी तरह की अन्य जो अवकाश होते हैं, लाइक उसको प्रिविलेज लीव कहते हैं या उसको हाफ पे लीव होते हैं, वो हम लीव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे उनको डिटेल में, वो उनको नहीं मिलती है, वो उनको नहीं मिलने वाली होती है। इसके अलावा लेकिन कौन कौन सी लीव मिलती है, ये लीव ऐसी होती है जो क्या मिलनी ही चाहिए। माताओं को मैटरनिटी लीव, पिताओं को पैटर्निटी लीव, और यदि चाइल्ड एडॉप्शन लीव भी आपको मिल सकती है। यहाँ पर मैंने स्टार लगाया है, मतलब कि विद कंडीशन आपको यह मिलती है, ठीक है ना। अब ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये बिल्कुल एक सर्कुलर जारी हुआ था, वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं, तो बिल्कुल ये सर्कुलर भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा रखा है। इसके बाद में ये कहता है कि व्हेन फर्स्ट एनुअल, मतलब कि जब जैसे ही आपका प्रोबेशनल ट्रेनिंग का पीरियड खत्म हो जाता है तो आपका पहला एनुअल इंक्रीमेंट कब आएगा। तो यहाँ पर ये कहता है कि जैसे ही आपका
प्रोबेशनल का पीरियड खत्म होता है, प्रोबेशनल का पीरियड खत्म होता है, उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट जुलाई आता है, एक साल के बाद में, एक साल के बाद में जो नेक्स्ट जुलाई आता है उसमें आपका आपका पहला इंक्रीमेंट आएगा। जैसे कि किसी का जून में खत्म हुआ, तो जून में खत्म हुआ तो एक साल के बाद में 30 जून और अगले साल वाला जो 1 जुलाई आने वाला है वहां पर उसका क्या होने वाला है, उसका इंक्रीमेंट होने वाला है सैलरी के अंदर। इसके अलावा कैजुअल लीव कितनी मिलती है, एक प्रोबेशनरी ट्रेनी को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि 15 मिलती है। इसके अलावा यहां पर बात कही गई है कि क्या एक प्रोबेशनर ट्रेनी को प्रोबेशनर ट्रेनी पीरियड के अंदर कौन कौन सी लीव मिलती है। तो यहां पर हमने कहा है कि प्रोबेशनर ट्रेनी को वैसे तो कोई भी लीव नहीं मिलती है, या ना तो उसको अर्न लीव कह दो या प्रिविलेज लीव कह दो, है ना, या तो उसको ईएल कह सकते हैं, काफी जगह पर काफी ऑर्गेनाइजेशन में उसको ईएल कह देते हैं यानी कि अर्न लीव, या फिर उसको पीएल कह देते हैं यानी कि प्रिविलेज लीव। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जितने दिन आप जॉब के ऊपर जाते हो उसके आधार के ऊपर यह लीव आपको मिलती है, मतलब कि आप ये लीव कमाते हो। और अगर आप पूरे अपनी जर्नी के दौरान, आप अपनी सर्विस के दौरान अगर ये लीव नहीं लेते हो, अधिकतर गवर्नमेंट सर्वेंट ये लीव लेना अवॉइड करते हैं। अगर आप ये लीव नहीं लेते हो ना, तो जब आपका रिटायरमेंट होता है ना, तो इन लीव के बदले में आपको क्या मिलता है, गवर्नमेंट से कैश मिलता है ना। तो इसलिए सब बचा कर रखते हैं इसको, है ना। बिल्कुल डिटेल के अंदर यहाँ पर तो हम फटाफट करते हैं, डिटेल के अंदर जब लीव वाला चैप्टर आएगा तो एक एक लीव को बहुत अच्छे से करवाने वाला हूं मैं आपको, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि हाफ पे लीव ड्यूरिंग द प्रोबेशनल पीरियड, कुछ भी नहीं मिलता है उसको, है ना, एचपीएल वगैरह। लेकिन यस, फीमेल प्रोबेशनल ट्रेनी को क्या मिल सकता है, मैटरनिटी लीव मिल सकता है। मैटरनिटी लीव का रूल क्या है, रूल 103 से लेकर 104 है। मेल प्रोबेशनल को क्या मिल सकता है, पैटर्निटी लीव मिल सकता है 103A, मतलब कि यार बाद में जोड़ा गया था ये, है ना। उसके बाद में क्या कहता है कि चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है क्या, हमने कहा यार चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है, चाइल्ड एडॉप्शन लीव मिल सकती है, लेकिन कुछ स्टार रूल बताया था। यहाँ पर कहता है कि चाइल्ड केयर लीव होती है वो जनरली प्रोबेशनल ट्रेनी को प्रोबेशनल पीरियड के दौरान नहीं मिलती है। लेकिन अगर सपोज करो कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी होती है कि यार उसको चाइल्ड केयर लीव है ना, चाइल्ड केयर लीव के बारे में बात कर रहा हूं मैं, अगर उसको चाइल्ड केयर लीव दी जाती है तो हम क्या करते हैं, जितने टाइम पीरियड की उसको चाइल्ड केयर लीव दी जाती है, जनरली ये महिलाओं को दी जाती है, उतने टाइम पीरियड तक क्या कर दिया जाएगा, उसका क्या कह सकते हैं, उसका जो प्रोबेशन का पीरियड होता है वो एक्सटेंड किया जा सकता है ना। करेंगे जरूरी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिल सकती है, अगेन कहते हैं यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिल तो सकती है। यहाँ पर ये एक नोटिफिकेशन आया था एफडी रूल्स 2006 डेटेड 1 जून 2014 के अंदर, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिल तो सकती है। अगर 3 महीने तक की है तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही उसको जारी कर देगी, लेकिन अगर 3 महीने से ज्यादा की है और 1 साल तक की है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो उसको अप्रूव करेगी ही करेगी। साथ में उनको क्या करना पड़ेगा, उसके जो एडमिन सेक्शन होता है ना उसकी भी उसको क्या कर लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यहां पर ये जो रूल 8A है, 8A आप किससे याद रख लोगे, ए बोले तो ए से आप इसको याद रख लोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि पहली नियुक्ति पर आयु। अगेन मैं कहता हूं कि ये जितने भी जो रूल है ना वो एक जनरल रूल के बारे में बात करता है, मतलब कि जनरल रूल का मतलब क्या हुआ, यदि कुछ भी अलग से कुछ भी नहीं दिया हो तो हम इन रूल को फॉलो करेंगे, लेकिन अगर कहीं पर भी कुछ भी स्पेसिफिक रूल दिए हुए हैं तो आप उनको ही फॉलो करना। यहां पर ये रूल साफ साफ ये बात कहते हैं, ठीक है ना। यहां पर ये कहता है कि मिनिमम एज कितनी होती है, 16 होती है। इसको आप जरूर से याद रख लेना, मिनिमम एज कितनी होती है, 16, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो 18 मान के चलते हैं और वहां पर वो गलती करके आ जाते हैं। मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है गवर्नमेंट सर्विस के अंदर आने की, 35 होती है, लेकिन यहाँ पर भी छूट मिलती है। देखिएगा यहाँ पर कहता है कि जो माइनर होते हैं 18 साल से कम, यानी कि 16 से 18 साल के जो होंगे उनको ऐसे पोस्ट के ऊपर आप अपॉइंट नहीं कर सकते हो। अपॉइंट तो कर सकते हो लेकिन ऐसी पोस्ट के ऊपर अपॉइंट नहीं कर सकते हो जहां पर सिक्योरिटी की जरूरत होगी, लाइक कैशियर और जूनियर अकाउंटेंट। ये जो ऐसी पोस्ट होती है जहां पर आपको सिक्योरिटी की जरूरत होती है, मतलब कि आपको सिक्योरिटी बॉन्ड भरवाया जाता है स्टार्टिंग के अंदर, तो वहां पर आप इनको अपॉइंट नहीं कर सकते हो। अपर लिमिट के अंदर कुछ रिलैक्सेशन है, महिलाओं के लिए है 42 साल, मैंने यहाँ पर परसेंटेज लगाया है तो मतलब कि कुछ ना कुछ इसके बारे में नीचे आपको बता रहा हूँ। SC ST को 5 साल की छूट मिल जाती है। जो रिजर्विस्ट होते हैं इंडियन आर्म फोर्स के अंदर उनको 50 साल तक की रिलैक्सेशन है, मतलब कि वो 50 साल तक भी सेवा में आ सकते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि पहले जो थी वो कितने थी, 40 इयर्स थी, 40 इयर्स को करके 40 इयर्स को करके अभी 42 इयर्स किया गया है। कब से किया गया है, 24 मई 2004 से। ये सर क्यों बताया गया, एग्जाम के अंदर ये बात पूछी गई है।
सिंपल सा अगला कहता है कि अगर आप अपने नाम के अंदर परिवर्तन करवाना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करवाना पड़ेगा, आपको एक डीड बनानी पड़ेगी। डीड बोलो तो स्टाम्प वगैरह के ऊपर एक डीड बनानी पड़ेगी। उस डीड के ऊपर 2 जनों के साइन करवाने पड़ेंगे कि देखो पैसा मैंने अपना नाम चेंज करवा लिया। उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के अंदर आपको अपने नाम चेंजेस वगैरह कराने हैं। एक लोकल न्यूज़पेपर के अंदर आप और एक राजस्थान राजपत्र के अंदर आपके खुद के खर्चों से, ये याद रखना, खुद के खर्चों से आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिकेशन वहां पर देना पड़ेगा कि यार देखो पहले मेरा नाम फलाना फलाना था, अब ढिमकाड़ा ढिमकाड़ा मेरा नाम हो चुका है। ये आपको नाम बदलवाने की प्रक्रिया बताई गई है। इसके अलावा रिकॉर्डिंग ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ को रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपकी जो भी क्या कहते हैं सरकारी दस्तावेज बोलो तो जो भी आपकी जो मैट्रिक होता है या फिर सेकेंडरी का जो सर्टिफिकेट होता है उस पर जो डेट लिखी हुई है उसको मान लेंगे। सेकेंडरी हायर सेकेंडरी का स्कूल का सर्टिफिकेट का जो प्रमाण पत्र होता है उस पर जो डेट लिखी होती है वो मान लेंगे। अगर ये भी नहीं है तो पंचायत या म्यूनसिपलिटी ने जो सर्टिफिकेट इश्यू किया उस पर जो आपकी डेट लिखी हुई है, जन्मदिनांक लिखी हुई है, वो मान लेंगे। अगर ये भी नहीं है तो जीएफआर का जो 132 का जो प्रोसीजर था वो हम अपनाने वाले हैं। वर्क चार्ज एम्प्लॉय थे, उसके बाद में उनको रेगुलर कर दिया गया। तो वर्क चार्ज के समय उनकी जो आयु बताई गई थी ना, वही आयु हम रेगुलर के अंदर उनकी कंटिन्यू कर लेंगे। क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर ये कहा गया है 28 सितंबर 2017 को कि यार जिस पद के लिए हम आपको नियुक्त कर रहे हैं वहां पर आपको आरटीओ अगर कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि यार पढ़ाई नहीं चाहिए उस पद के लिए आपको पढ़ाई नहीं चाहिए। जब कहते हैं कि यार उस पद के लिए, हाँ, जब हमने कहा कि उस पद के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए तो फिर वहां पर पढ़ाई का वो सर्टिफिकेट तो है नहीं। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो भी आपका बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के 1969 के अंदर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ना जो सर्टिफिकेट देती है ना आपका बर्थ सर्टिफिकेट, वही आप क्या मान लेंगे, फाइनल मान लेंगे। और एक बार आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो चेंजेस नहीं करने के लिए उस पर क्या किया जाती है, पारदर्शी टेप लगा दी जाती है। सिंपल सी बात, उस टेप को हटाओगे तो पूरा का पूरा आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वहां पर वो जो पेज होगा वही फट जाएगा। तो वहां पर किसी तरह का कोई भी व्यक्ति चेंज नहीं कर पाएगा। आई होप समझ में आया हुआ। थोड़ा सा अगेन कह रहा हूं कि क्यों जा रहे हैं, लेकिन समय की गति को ध्यान में रखते हुए, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने ये जो रूल है वो पहले पढ़े होंगे, बस आपको यहाँ पर कुछ एड ऑन हम यहाँ पर आपके लिए कर रहे हैं। रूल 9 कहता है प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट, कि आपको नवीन नियुक्ति के ऊपर क्या करना पड़ेगा, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। कोड क्या होगा, नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं है गवर्नमेंट सर्विस के अंदर यदि आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट या स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हो तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है ना। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के बिना सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ये शिथिलता दी जा सकती है, छूट दी जा सकती है। एग्जेम्प्टेड कहाँ है, 12, आप बाहर हो। रूल 12 के अंदर शिथिलता दी जा सकती है। राजस्थान सरकार के कुछ निर्णय हैं वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं कि जो भी अंशकालिक कर्मचारी है, मतलब कि फुल टाइम एम्प्लॉय के अलावा जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, उनको भी क्या क्वेश्चन आता है, क्या उनको भी मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? बिल्कुल, उनको भी मेडिकल सर्टिफिकेट, एक पूर्णकालीन कर्मचारी की तरह मेडिकल सर्टिफिकेट उनको भी क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। इसके अलावा यहाँ पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट कही गई है। यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि यार आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको आपकी फर्स्ट सैलरी जो है ना, फर्स्ट सैलरी का जो प्रमाण पत्र है उसके साथ आपको अटैच करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच नहीं करना पड़ेगा। जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो आपसे जो मेडिकल सर्टिफिकेट ले रही है वो क्या करेगी, एक सर्टिफिकेट देगी। किस बात का सर्टिफिकेट देगी, कि जितनी भी जो नई नियुक्तियां हुई है उन सब का हमने क्या कर लिया है, मेडिकल सर्टिफिकेट ले लिया है। इस बात को हम सर्टिफाइड करते हैं। और ये सर्टिफिकेट क्या किया जाएगा, आपकी जो फर्स्ट सैलरी होगी उसके साथ अटैच किया जाएगा। ऐसा सर्टिफिकेट कौन देगा? अगर बात करता हूं गजेटेड है तो उसका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, कंपिटेंट अथॉरिटी, सक्षम प्राधिकारी होता है, वो देगा। एक नॉन गजेटेड के केस में ये क्वेश्चन बन सकता है, डीडीओ बोले तो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर क्या करेगा, ऐसा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएगा कि यस हमने जितनी भी जो नई नियुक्तियां हुई है उनका हमने सर्टिफिकेट ले लिया है और सारे के सारे सर्टिफिकेट हमने चेक कर लिए हैं। 10 बोले तो बस कर यार, ये फॉर्म ले और इसके अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस बनाकर लेकर आ जा। तो ये फॉर्मेट बताता है, इस तरह का कोई फॉर्मेट होता है। रूल 11 कहता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है कौन देगा, मेडिकल सर्टिफिकेट
कौन देगा? तो मेडिकल सर्टिफिकेट कहता है कि आपको क्या करना, मेडिकल सर्टिफिकेट कौन देगा? यह देगा आपका जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, है ना, जिला चिकित्सा अधिकारी या जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उससे भी उच्च पद का कोई चिकित्सा अधिकारी होगा वो देगा। लेकिन अगर महिलाओं के केस के अंदर महिला डॉक्टर के द्वारा जो प्रमाण पत्र होगा, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होगा, उसको ही क्या करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पर रूल 12 बोले तो आप बाहर हो, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा, आपको एग्जाम्प्ट है। सिंपल सी बात है यार, एग्जाम्प्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पशन वाले देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर ऑलरेडी इन्होंने क्या कर रखा है, मेडिकल सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस कर रखा है। यहाँ पर बार बार मतलब रिपीटेशन होगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर इनसे नहीं ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट से कि कौन कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं देना पड़ेगा। पहला आता है कि अगर सपोज करो कि किसी कर्मचारी का किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो सिलेक्शन हुआ है वो किसी प्रतियोगी परीक्षा के अकॉर्डिंग हुआ है और उस प्रतियोगी परीक्षा में पहले ही है ना उनका मेडिकल जो जांच थी वो करवा ली है, मेडिकल एग्जामिनेशन उनका करवा लिया गया है। तो अब एक बार मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया तो दूसरी बार मेडिकल एग्जामिनेशन कराने का क्यों फालतू में कार्यभार बढ़ाए, तो हम उसी मेडिकल एग्जामिनेशन को कंसीडर कर लेंगे। इसके अलावा कहता है गवर्नमेंट सर्वेंट इन द सुपीरियर सर्विस अपॉइंटेड इन द टेम्पररी वैकेंसी ऑफ द लेस देन 3 मंथ्स ड्यूरेशन। अगर कोई भी सपोज कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है सुपीरियर सर्विस के अंदर, उसको किसी भी टेम्पररी वैकेंसी के ऊपर 3 महीने से कम पीरियड के लिए अगर अपॉइंट किया जाता है, या फिर अगर कोई सुपीरियर सर्विस के अंदर नहीं है, क्लास 4 का कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसको टेम्पररी वैकेंसी के ऊपर 6 महीने से कम ड्यूरेशन के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो इस अपॉइंटमेंट के लिए उसको मेडिकल सर्टिफिकेट देना रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वहां पर वो 3 और 6 महीने से कम पीरियड के लिए वहां पर अपॉइंट हुआ है। इसके अलावा एक टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका कि मेडिकल एग्जामिनेशन पहले ही करवाया जा चुका है और उसको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के अंदर बिना उसकी सर्विस में ब्रेक किए हुए ट्रांसफर किया जाता है, तो ऑलरेडी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो रखा है, यहाँ पर करवाने की वापस रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि सपोज करो कि किसी भी एम्प्लॉय ने क्या कर लिया, रिटायरमेंट ले लिया, आज रिटायरमेंट लिया, कल वापस आपकी जॉब के ऊपर वो आ गया, उससे हमने रिक्वेस्ट की कि यार आप ज्वाइन कर लो, आपके पास अथाह ज्ञान है, आपके ज्ञान की हमको रिक्वायरमेंट है, तो अगर उसको वापस री एम्प्लॉयमेंट कर लिया जाता है आफ्टर रिटायरमेंट इमीडिएटली, तो सिंपल सी बात है, इतने दिन तो ऑफिस में काम कर ही रहा था ना, तो अब आज रिटायर हुआ है, कल वापस जॉब के ऊपर आ गया, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराने की कहां जरूरत है? हमको साफ साफ पता है कि वो एकदम स्वस्थ है, तभी तो उसको वापस री एम्प्लॉयड किया है। इसके अलावा कोई भी फिजिकल हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय जिसका कि अलग से नियमों के अकॉर्डिंग उनकी जांच ऑलरेडी की जा चुकी होती है, उनको भी करवाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन 12 के अंदर कुछ नोट्स के अंदर कुछ ऐसे कर्मचारियों के नाम लिख दिए गए हैं जिनको चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करवाना आवश्यक होता है। कौन कौन से ऐसे होते हैं? यदि आप पेंशन के अयोग्य सेवा के अंदर हो, उससे अगर आपका उच्च सेवा के अंदर पदोन्नत कर दिया जाता है तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा। यहां पर अगर आपने रेजिग्नेशन दिया है या फिर आपकी सर्विस को फॉरफिट कर लिया है और उसके बाद अगर आपको वापस री एम्प्लॉयड करवाया जा रहा है तो भी आपको अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा। व्हेन पर्सन इज री एम्प्लॉयड इन सर्कमस्टेंसेस अदर देन द रेफर्ड इन द सब क्लॉज बी, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी विल डिसाइडेड टू मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी प्रोड्यूस। इसके अलावा भी अगर आपको और अन्य किसी तरीके से रेजिग्नेशन या फॉरफिचर ऑफ सर्विस के अलावा भी अगर आपको वापस री एम्प्लॉयड किया जाता है और वहां पर आपका ब्रेक इन सर्विस होता है, उसके बाद में आपको अपॉइंट किया जाता है, तो भी आपको अपॉइंटिंग अथॉरिटी कह सकती है कि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है या फिर नहीं करवाना है। रूल 13 क्या बताता है? रूल 13 बताता है सेवा की आधारभूत शर्तें। 13 बोले तो तू तेरा खुद का नहीं है, अगर एक बार गवर्नमेंट सर्वेंट बन गया तो तेरे पूरे के पूरे जो 24 आवर्स होंगे वो सरकार की इच्छा पर रहेंगे कि वो आपको कब बुला सकती है, कब नहीं बुलाएगी, और उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन भी देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। रूल 14 से लेकर रूल 19 बताते हैं आपको लीन यानी पदाधिकार के बारे में, और मैं बता देता हूं कि लास्ट के जो 2 एग्जाम हुए हैं जूनियर अकाउंटेंट के, वहां से रूल 14 से लेकर रूल 19 के बीच में क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है आपका रूल 14 से लेकर रूल 19। यहाँ पर रूल 14 बताता है पदाधिकार के बारे में सामान्य नियम, यानी कि यहाँ पर ये जनरल कुछ रूल्स बताता है किसके संबंध में, जनरल ये रूल्स बताता है किसके संबंध में, पदाधिकार के संबंध में। यहां पर कहता है कि
2 or more government servant cannot be appointed substantively to the same permanent post at the same time। यहाँ पर कहता है कि एक स्थायी पद पर, सपोज करो कि यह आपका टीआरए की पोस्ट है, तो इस टीआरए की पोस्ट के ऊपर, टीआरए की पोस्ट है, इस टीआरए की पोस्ट के ऊपर दो व्यक्तियों को एक साथ पदाधिकार नहीं दिया जा सकता, इसको भी और इसको भी, दोनों व्यक्तियों को एक साथ पदाधिकार नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट अपॉइंट सब्सटेंटली एक्सेप्ट टेम्पररी मेजर्स टू और मोर परमानेंट पोस्ट। सिंपल सी बात है, अगर ये व्यक्ति है, इसको यहाँ पर टीआरए भी बना दिया गया और यहाँ पर इसको जेवीवीएनएल के अंदर जूनियर अकाउंटेंट की भी परमानेंट पोस्ट दे दी गई, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर एक व्यक्ति को एक टाइम के अंदर एक ही पोस्ट के ऊपर परमानेंट बोले तो पदाधिकार दिया जा सकता है। यदि उसको पहले से किसी पोस्ट के ऊपर पदाधिकार है और वो दूसरी पोस्ट के ऊपर पदाधिकार ले लेता है, तो वहां पर उसका पहली पोस्ट का जो पदाधिकार होगा वो क्या हो जाएगा, वहां पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल है कि उसको एक पोस्ट के ऊपर तो स्थायी पदाधिकार दे दिया जाए और दूसरी पोस्ट के ऊपर, सपोज करो कि कोई हमने ऑडिट कमेटी रिव्यूअर की एक पोस्ट निकाली, उस पोस्ट के ऊपर उसको टेम्पररी पदाधिकार दिया जा सकता है। टेम्पररी पदाधिकार किसी पोस्ट के ऊपर दिया जा सकता है, एक पोस्ट के ऊपर परमानेंट और एक पोस्ट के ऊपर टेम्पररी, है ना। इसके अलावा कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट बी अपॉइंट सब्सटेंटली टू द पोस्ट ऑन विच अनदर गवर्नमेंट सर्वेंट होल्ड एलियन। सिंपल सी बात है, अगर ऑलरेडी किसी पोस्ट के ऊपर किसी का पदाधिकार है तो आप उसके ऊपर अपना पदाधिकार नहीं लेकर जा सकते हो। रूल 15 बताता है पदाधिकार के संबंध में कहता है कि एक कर्मचारी को किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिए जाने पर वह उस पद पर अपना पदाधिकार अर्जित कर लेता है। जैसे ही आपको टीआरए की पोस्ट के ऊपर पोस्टिंग दे दी जाएगी तो आपका उस पद के ऊपर पदाधिकार हो जाएगा। और इसके अलावा अगर उसी के साथ अगर आपने पूर्व में कोई पदाधिकार अर्जित कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल पूर्व के अंदर आप जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर भी आपका पदाधिकार था, तो वो उसके साथ समाप्त हो जाता है। रूल 16 बताता है क्या पदाधिकार जो होता है वो कब तक बना रहता है। रूल 16 कहता है कि अनलेस हिज लीन इज सस्पेंडेड। देखो, अगर आपका लीन जो है 17 के अंदर सस्पेंड होता है और 19 के अंदर 17 के अंदर सस्पेंड होता है और 19 के अंदर ट्रांसफर होता है ना, 19 के अंदर ट्रांसफर होता है। दोनों ही रूल इंपॉर्टेंट है, 17 और 19, है ना। 17 किसके बारे में बताता है, सस्पेंड के बारे में, और 19 किसके बारे में बताता है, ट्रांसफर के बारे में। तो निम्नलिखित परिस्थितियों के अंदर आपका पदाधिकार क्या रहेगा, बना रहेगा, है ना। पदाधिकार आपका कब तक बना रहता है, जैसे सिंपल सी बात है, रोजाना जा रहे हो अपनी ऑफिस, अपनी कुर्सी पर बैठ रहे हो और वहां पर अपने जो भी कर्तव्य है उनका निर्वहन कर रहे हो, तो आपका पदाधिकार तो ही है, इसके अंदर तो कोई बात बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कहता है कि व्हाइल ऑन द फॉरेन सर्विस और होल्डिंग ए टेम्पररी पोस्ट। अगर सपोज करो कि यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि अगर आपका इस पर पदाधिकार है लेकिन आपको कहीं पर भी टेम्पररी, आप किसी दूसरे पोस्ट के ऊपर टेम्पररी, है ना, अस्थायी रूप से आपको किसी पोस्ट के ऊपर पदाधिकार दे दिया जाता है, तो भी आपकी मेन पोस्ट के ऊपर आपको पदाधिकार बना रहता है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है जब आपका जो ट्रांसफर होता है तो उस ट्रांसफर के दौरान भी, जब तक आपका ट्रांसफर नहीं हो जाता है, आपका उस पोस्ट के ऊपर पदाधिकार बना रहेगा। अवकाश के दौरान और सस्पेंशन के दौरान भी आपका उस पोस्ट के ऊपर पदाधिकार बना है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर आपने अवकाश लिया तो आपकी उस कुर्सी पर जाकर कोई दूसरा व्यक्ति बैठ जाएगा, सस्पेंड हुए तो भी दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकता है आपकी उस पोस्ट के ऊपर। नेक्स्ट आता है आपका रूल 17 बोले तो खतरा है आपको पदाधिकार के निलंबन में। तो कहता है कि एक कर्मचारी को उसके द्वारा धारित स्थायी पद से पदाधिकार को क्या कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा, यदि उसकी नियुक्ति निम्नलिखित में से किसी भी पद पर स्थायी रूप से हो जाए, किसी सावधि पद पर हो जाए, या फिर उस पद पर अंतरकालीन नियुक्ति जिस पद पर अन्य कर्मचारी का पदाधिकार होता, यदि उसका पदाधिकार किसी कारण से निलंबित नहीं किया जाता। देखो, काफी 17 जो है काफी कहते हैं कि काफी कंसेप्चुअल वाला है, तो इसको मैं फटाफट से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट कहता है कि आपका पदाधिकार निलंबित कब हो जाएगा, जैसे ही आपका मतलब निलंबित बोले तो कुछ टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड हो जाएगा, और जैसे ही आप उस पोस्ट से आप क्या करोगे, वापस अपनी पोस्ट के ऊपर आओगे तो आपको उस पोस्ट का पदाधिकार दे दिया जाएगा। ये होता है पदाधिकार के निलंबन का अर्थ, है ना। अब इसको फटाफट से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि आपके यहाँ पर एक ऑडिट कमेटी रिव्यूअर की एक पोस्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
इस पोस्ट के ऊपर कोई भी व्यक्ति आता है तो वो 3 साल तक के लिए रहता है ना। तो ये जो पद होते हैं ना, ऐसे पद कहलाते हैं सावधि पद। ऐसे पद क्या कहलाते हैं? सावधि पद। तो आपको क्या किया, इस सावधि पद के ऊपर अपॉइंट किया गया। जैसे ही आपको इस सावधि पद के ऊपर अपॉइंट किया गया, आपकी जो टीआरए की जो पोस्ट थी ना, वो टीआरए का जो पदाधिकार था ना, उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिया गया। 3 साल के लिए आप यहाँ पर रहे। 3 साल के बाद में जैसे ही आप अपनी इस पोस्ट के ऊपर जाओगे, आपको आपके वापस पोस्ट का पदाधिकार मिल जाएगा। दूसरा सुनना, फॉर एग्जाम्पल आप काफ़ी अच्छे एम्प्लॉय हो, काफ़ी अच्छे आपके पास ज्ञान है। आपको क्या किया गया, WHO ने बुलाया। आपको कहा, WHO ने आपको कहा कि यार हमारे अभी कोविड के अंदर कितना क्या खर्चा हुआ, क्या हमको नुकसान हुआ, फ्यूचर में क्या एस्टिमेशन है, इसके लिए हमने आपको बुलाया है एज ए अकाउंट्स एनालिसिस्ट। आपको एज एन अकाउंट्स एनालिसिस्ट बुलाया है 2 साल के लिए। तो आप क्या कहें, आप WHO के अंदर चले गए 2 साल के लिए। तो जैसे WHO के अंदर 2 साल के लिए, 4 साल के लिए कह देते हैं ना, बड़ा टाइम पीरियड कर देते हैं। 4 साल के लिए आप चले गए, तो 4 साल तक के लिए आपकी पोस्ट की जो टीआरए की जो पोस्ट होगी, उसको क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अब क्या होगा, इस टीआरए की पोस्ट क्योंकि तब तक सस्पेंड है, तब तक क्या किया जाएगा, किसी दूसरे व्यक्ति को अंतःकालीन नियुक्ति दी जाएगी। बोले तो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट यहाँ पर उसका किया जाएगा। जैसे ही आप अपनी पोस्ट के ऊपर आओगे, आपको पदाधिकार मिलेगा, उस व्यक्ति को उस पोस्ट से वापस हटा दिया जाएगा, उसका वहां पर पदाधिकार समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हमने कहा है कि एक पोस्ट के ऊपर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को पदाधिकार नहीं हो सकता है। यहाँ पर बी पॉइंट, ये ए पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था। बी पॉइंट यहाँ पर आता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपके गवर्नमेंट सर्वेंट के पद का पदाधिकार को निलंबन कर सकती है। यदि वो इंडिया के बाहर डेप्यूटेड हो गया, बढ़ लिया हमने, यदि वो फॉरेन सर्विस के अंदर डेप्यूटेड हो गया, किसी निगम वगैरह के अंदर उसका ट्रांसफर हो गया हो, या फिर वो किसी दूसरे कैडर के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, कि दूसरे कैडर के अंदर ट्रांसफर हो जाता है नॉट लेस देन 3 ईयर्स, मतलब कि 3 साल से ज्यादा की अवधि के लिए अगर ट्रांसफर होता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी 3 साल 4 साल ली है, तो आपके पदाधिकार को क्या कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा कुछ टाइम पीरियड के लिए। ठीक है ना। बड़े बड़े तौर पर यहाँ पर ये वाला जो डी पॉइंट है, वो अगर हमने कहा है कि वापस जैसे ही आप उस पोस्ट के ऊपर आओगे, आप अपनी टीआरए वाली पोस्ट के ऊपर आओगे, तो आपका उस पोस्ट के ऊपर वापस पदाधिकार आ जाएगा, और जिस व्यक्ति को वहां पर प्रोविजनल अपॉइंटमेंट किया हुआ था, उसका पदाधिकार वहां पर समाप्त हो जाएगा। ये वाली बात हमारे डी पॉइंट के अंदर कही गई है। इस तरह के जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट के नाम से जाने जाते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है ना। इसके अलावा रूल 18 आता है, हम क्या करेंगे, आपके पदाधिकार को हम क्या कर देंगे, समाप्त ही कर देंगे, टर्मिनेशन ऑफ लीन। देखिएगा, पदाधिकार को समाप्त करना, अगर किसी भी पद के ऊपर आपको पदाधिकार मिल जाता है ना, तो इट्स नॉट इजी कि आप उसको ऐसे ही समाप्त कर दो कि यार चलो ठीक है, मैं रोजाना तो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ रहा था, लेकिन 1 दिन 2 दिन में 4-5 दिन ऑफिस के अंदर लेट हो गया, तो मैंने कह दिया कि यार आपका पदाधिकार को हम समाप्त करते हैं। ऐसे किसी भी पद को पदाधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है ना। इट्स नॉट ईजी टू फॉलो रूल 18 टर्मिनेशन ऑफ लीन, पदाधिकार को समाप्त करना प्रैक्टिकली भी है ना। तो कहता है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट, एक कर्मचारी का किसी पद से पदाधिकार किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है। देखो रूल में भी लिखा है, उसकी सहमति से भी नहीं, यदि उसके कारण किसी भी स्थायी पद पर किसी की प्रकार के पदाधिकार के बिना उसको रहना पड़े। ठीक है ना। लेकिन यस, कर्मचारी जिस संवर्ग में नियुक्त है, उसके अतिरिक्त अन्य संवर्ग में किसी स्थायी पद पर नियुक्ति हो जाने के परिणाम स्वरूप, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अगर आपका JVNL जूनियर अकाउंटेंट हो अगर आप, और उसके बाद में आप टीआरए बन जाते हो, और टीआरए के ऊपर अगर आप अपना पदाधिकार ले लेते हो, तो एक पद के ऊपर जैसे ही आपका पदाधिकार आया, दूसरे पद के ऊपर आपका पदाधिकार यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा कहता है कि यार ये जो नियम होते हैं ना, वो RPSC का अगर आप अध्यक्ष बन जाते हो या सदस्य बन जाते हो, तो उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते हैं। 19 कहता है, 19 कहता है पदाधिकार का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लीन। ये कहता है कि प्रोविजन 20 के अंदर किसी कर्मचारी का ट्रांसफर होता है, यहाँ पर 19 के अंदर पदाधिकार का ट्रांसफर होता है। तो ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 20, गवर्नमेंट में ट्रांसफर टू अनदर परमानेंट पोस्ट इन द सेम कैडर। सिंपल सी बात है, सेम कैडर के अंदर आपको किसी दूसरे पोस्ट के ऊपर क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर आपका कर दिया जा सकता है। इसके अलावा कहता है कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो ट्रांसफर होता है ना, वो जनरली उसकी जो हायर पोस्ट होती है ना, उसके ऊपर किया जाता है। लेकिन 2 कंडीशन के अंदर, या तो उसने अपने काम के अंदर अच्छा से अपना कार्य अच्छे तरीके से नहीं किया, या फिर उसने मिसबिहेव किया, या फिर उसने खुद ने रिटर्न में रिक्वेस्ट की है कि यार मेरे को मेरी जो पोस्ट है उसके नीचे वाली, मतलब उसके नीचे वाली जो पोस्ट होती है उसके ऊपर आप मेरा ट्रांसफर करो।
ट्रांसफर हो, तब तक उसका ट्रांसफर उसकी नीचे वाली पोस्ट पे नहीं हो सकता है। हमेशा हायर पोस्ट के ऊपर उसका ट्रांसफर होगा, हायर पे वाली पोस्ट के ऊपर उसका ट्रांसफर कर किया जाएगा। तो आई होप यहाँ पर मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया है, रूल 8 से लेकर रूल 20 के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया है, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई है कि यदि आप डिटेल के अंदर सभी रूल्स को समझना चाहते हो, डिटेल के अंदर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट का। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर के ऊपर जाकर कॉमर्स मेरी जान ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और वहाँ पर आपको टीआरए कोर्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस कोर्स के अंदर आपको वीडियो क्लासेज मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, प्लस ये जितने भी जो नोट्स हैं हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर, वो आपको उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो एज वेल एज आप प्रिंट भी करवा सकते हो। दूसरा आपको आप क्या करना है, जरूर से आप हमारे टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम के ऊपर हम क्यूजेस वगैरह भी करवाते रहते हैं, साथ ही साथ जितने भी जो हमारे कोर्सेज होते हैं उनके ऊपर जो भी डिस्काउंट आते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट को बेनिफिट होता है, उन डिस्काउंट के बारे में भी हम इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देते हैं। तो टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पर कॉमर्स मेरी जान सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको हमारे कोर्सेज के ऊपर जो डिस्काउंट होते हैं उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। आई होप आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कंटिन्यू स्टडी कीजिएगा, आप अपने एग्जाम के अंदर जरूर से सफल होंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।